गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। एक और अच्छी और मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए अच्छे दोस्तों का मेरे ख्याल से साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के साथ साथ दोस्तों का होना, और मेरा ख्याल है भी कि दोस्त बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दोस्ती निभाना एक मुश्किल काम है। दोस्तों की केयर करना पड़ती है। और एक और चीज़ और जो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में थोड़ी सी मिसिंग है, वो है दोस्तों को तहाइफ देने का कल्चर। यहाँ पर हमने नहीं देखा। हम दोस्तों को गिफ्ट्स नहीं देते, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ में अगर देखें तो दोस्तों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। फ्लावर्स देने का रुझान जो है वो आम है, और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए टेडी बेयर एक अच्छा तोहफा समझा जाता है। टेडी बेयर की इतनी अहमियत समझी जाती है कि जनाब आज दुनिया भर में इंटरनेशनल टेडी बेयर डे मनाया जा रहा है। और टेडी बेयर ना सिर्फ दोस्तों को गिफ्ट्स किए जाते हैं, बल्कि बहुत से लोग उसे अपना दोस्त भी समझते हैं और उनके साथ अपना वक्त भी गुजारते हैं। और बहुत से लोगों को तो टेडी बेयर को अपने साथ सुलाने की भी आदत होती है, जिनमें बड़े भी शामिल हैं। बच्चे ख़ास तौर पर इसमें शामिल है कि उनका जो फ्रेंड होता है वो टेडी बेयर होता है। तो अगर ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का साथ चाहिए तो जनाब दोस्तों को गिफ्ट्स देने की आदत जो है आप लोगों ने अपना लेनी है। और अगर बहुत से दोस्त अगर जो मुझे देख रहे हैं उनके आगे से दोस्त अगर उनसे नाराज़ हैं, तो आज अच्छा दिन है, उन्हें टेडी बेयर भेजें, फ्लावर भेजें और जो अपनी दोस्ती है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर लें। आगे बढ़ते हैं और पहली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज हम उनकी सेहत के हवाले से बात करेंगे जो हमारे घर की रौनक समझे जाते हैं। बच्चे फूल की मानंद होते हैं, उनकी परवरिश भी फूलों की तरह ही की जाती है। बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत केयर करना पड़ती है उनकी परवरिश के लिए। लेकिन एक मसला जिसकी सब माओं को फिक्र रहती है और वो है बच्चों की मुतवाज़न ग्रोथ। अक्सर माएँ ये शिकायत करती हुई नजर आती हैं कि बच्चे का वजन या हाइट उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही, या बच्चा कमज़ोर है। हालांकि बच्चों का डाइट भी ठीक उनको दी जाती है, उनको खाने पीने के हिसाब से वही चीज़ें दी जाती है। लेकिन मसला ये आता है कि बच्चों की डाइट में क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, कि जो खुराक बच्चों को दी जा रही है उनमें मुनासिब न्यूट्रिशन मौजूद है भी हैं कि नहीं है, या उम्र के जिस हिस्से में जिन ग़िज़ाई अजुज़ात की बच्चों को ज़रूरत होती है वो उनको मिल रही है कि नहीं। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि बच्चों को किस किस्म की डाइट देनी चाहिए जिनसे उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ोहा सुहेल हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ोहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ोहा, ग्रोइंग एज में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। उनका कद भी रुक जाता है, उस तरह वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो माएँ, जैसे मैं बता भी रही थी, शिकायत करती हैं। तो किस तरह की न्यूट्रिशन जो है उन वैल्यूज़ उनको ज़रूरत होती है ग्रोइंग एज में, कौन कौन से पोर्शन उनको लेने चाहिए और किस तरह लेने चाहिए? बिल्कुल मुनीबा, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ बच्चे की फाउंडेशन हम बनाते हैं, जहाँ उसकी बेस आती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रुशियल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चे की जिस तरह से आप फाउंडेशन रखेंगे, ओल्डर एज में जाके वो बिल्कुल उसी के ऊपर अपने आप को लेकर चलेगा। और यही वो टाइम है जहाँ पर बच्चा अपने आप को पिकी ईटर या एक नॉर्मल ईटर डेवलप करता है। अच्छा। और मदर्स को या केयर टेकर्स को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को कभी भी पिकी ईटर आप ना बनाएं। उसको ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जिसकी ऊपर वो उसको 100% एक्सेप्ट करे। वो उस पसंद के ऊपर ना जाए कि मैं ये खाऊंगा या मैं ये नहीं खाऊंगा। ठीक है। जिसमें टेस्ट सबसे पहले रोल प्ले करता है। और मदर्स बच्चे को हमेशा मीठी चीज़ या नमकीन चीज़ ही देती हैं, क्योंकि बच्चा उसको अप्रिशिएट करता है। अब जैसे जो छोटा बच्चा जो सिर्फ दूध के ऊपर ही होता है, उसको टेस्ट का नहीं पता, बिल्कुल वो फीका ब्लैंड दूध ही कंज्यूम करता है। वो कंज्यूम करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसको भूख है, उसे वो लेना है। इसी तरह से जब बच्चा 1 साल का होता है, उसके ऊपर मदर्स उसको फौरन से मीठा केला, आलू, ये चीज़ें देती हैं जो उसके टेस्ट को पसंद आती हैं। ऐसा ना करें। अच्छा। बच्चे को 1 साल की उम्र में जब बच्चा आता है, जो उसकी फाउंडेशन एज है, वहाँ पर आपने उसको ब्लैंड डाइट्स देनी है, फीकी चीज़ें। अब यहाँ हर फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि हर फूड ग्रुप्स में आप कौन सी चीज़ दे सकते हैं ताकि वो बच्चे की क्वालिटी को भी ठीक रखे, ठीक है, उसकी ब्रेन हेल्थ भी ठीक रहे, उसकी बॉडी नॉर्मली भी ग्रो करे। अक्सर बच्चे स्टंटेड हाइट के होते हैं, अपने जो नॉर्मल उनकी हाइट होनी चाहिए उससे छोटे। अक्सर बच्चे आपने देखे उनके पेट भर जाते हैं, वो ओबेसिटी की तरफ आ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अब नॉर्मल कंडीशंस हैं। हम बच्चों को कहते तो बहुत अच्छे हैं जो थोड़ा चबी बच्चा होता है, लेकिन वो भी उसके लिए ठीक नहीं है। तो आज यहाँ मैं कुछ फूड ग्रुप्स में से हर चीज़ें बताऊंगी आपको कि कौन से बच्चे को आपने कौन सा फूड ग्रुप ज़्यादा दें। ठीक है। सबसे पहले जैसे पाकिस्तानी स्टेपल्स, इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें गंदम है, चावल है, मकई है, ये चीज़ें हैं। तो बच्चे को कभी भी आपने सफ़ेद चीज़ों के ऊपर नहीं इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है। जो वाइट ब्रेड है, बच्चा बहुत शौक से खाता है, मैदे वाली रोटी, मैदे वाला आटे की ब्रेड,
तो वो चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि सफ़ेद डबल रोटी के अंदर या सफ़ेद चीज़ के अंदर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसको BDNF हम कहते हैं, मेमोरी को ख़राब करता है सबसे पहले। और बच्चे स्कूल में क्यों नहीं काम याद कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहता, वो इसी वजह से क्योंकि उनकी डाइट में रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा हैं जो ब्रेन को प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती। ओके। तो सबसे पहले आपने मैदे वाली चीज़ उसकी रिस्ट्रिक्ट कर देनी, आपने बच्चे को नहीं देनी। ब्रांड ब्रेड खानी मुश्किल है बच्चों के लिए, आप यहाँ पर गंदम का दलिया दे दें, ठीक है, जो बिल्कुल होल व्हीट दलिया आता है वो आप दे सकते हैं, या होल व्हीट रोटी भी दे सकते हैं। तो जो सीरियल का ग्रुप है उसमें आपने होल व्हीट के ऊपर रहना है, रिफाइंड के ऊपर नहीं आना, क्योंकि उसके अंदर BDNF मौजूद है। लेकिन हम तो बचपन से ही वो वाइट ब्रेड खा रहे होते हैं और वाइट आटा ही यूज कर रहे होते हैं। बहुत खराब चीज़ है, तो वो चीज़ें आपने स्किप करनी है। सेकंड पे वेजिटेबल्स को हम सोचते भी नहीं कि हमने बच्चे को एक साल के ऊपर में इंट्रोड्यूस करवानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आलू इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उसके ऊपर भी नमक डाल के ताकि वो टेस्ट डेवलप कर लेता है। अच्छा, अब सब्जियों में आपने ब्लैंड वेजिटेबल्स जिसमें लौकी है, गाजर है, आलू भी इवन उसमें मौजूद है, और पालक, ये 4 सब्जियां ऐसी हैं कि जो आपने बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद देनी है। आपने कोई भी फ्लेवर वेजिटेबल नहीं देनी। और ये सारी सब्जियां ऐसी, सिर्फ पालक है जिसमें फाइबर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आफ्टर कुकिंग उसका फाइबर भी हम काफी हद तक तोड़ लेते हैं। तो क्या इनको फिर बॉईल करके दें बच्चों को? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा एकदम से बॉयल चीज को प्रेफर नहीं करेगा, उसको नहीं पसंद आएगा। मदर्स को चाहिए कि इसको दूध में बॉयल करके आप बच्चों को, जैसे खीर हम बनाते हैं, आप फीकी खीर बच्चों को दें जिसमें दूध हो, और साथ में ये सब्जियां श्रेड करके बॉयल करके आप डाल के मिक्स करके उनको दें। जैसे चावलों की खीर है उस तरह से आप सब्जी की खीर भी बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से उनको सब्जियां इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उसको पता हो कि ये वेजिटेबल्स हैं और मैंने ये खानी है। और जब बच्चा बचपन में खाता है, वो उसकी लेटर एज में भी वो चीजें कैरी ऑन होती मतलब उसका वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि बड़े होके फिर जब बच्चे या तो सिर्फ मीठा खा रहे होते हैं, उनके टेस्ट डेवलप नहीं हुए होते, तो फिर टेबल फूड की तरफ नहीं आते वो सिर्फ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो जब उसको पता होगा कि मैंने बचपन में ये चीजें भी खाई थी, तो वो ओल्डर एज में वो फॉलो करेगा। इसी तरह से फलों के ऊपर माएं देती हैं, लेकिन सिर्फ केला। ठीक है, केला के नुकसान थोड़ा सा इस तरह से आ जाते हैं कि जैसे ये एज वो है जहाँ पर आपकी केरीज डेवलप होने का रिस्क भी ज्यादा है, बच्चों के दांत खराब होने का रिस्क भी होता है। बच्चे क्या करते हैं, केला खाते हैं, उसके बाद ब्रशिंग की तरफ नहीं जाते, रिंजिंग की तरफ नहीं जाते, केला दांतों पे स्टिक हो जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसकी वजह से दांतों की सेहत भी खराब होती है। तो इमीडिएटली केला भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाने, क्योंकि उसका जायका जैसे बहुत मीठा होता है और बच्चा पसंद भी करता है। तो आपने वो वाले फल इंट्रोड्यूस करवाने जिनका टेस्ट थोड़ा सा बिलो स्वीट है। जैसे सेब है आपके पास, स्वीट थोड़ा सा स्वीटनेस कम होती है। आपके पास अमरूद है, उसकी भी थोड़ी कम है। नाशपाती है, उसकी भी कम है। लेकिन आपने इनको पानी में भी कुक नहीं करना। मदर्स क्या करती हैं कि इनको पानी में कुक कर लेती हैं, स्ट्यू कर लेती हैं और एक थिकन सी ग्रेवी करके बच्चों को देती हैं। फलों को जब हम कुक करते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो उनकी कुव्वत मुदाफ़त को भी फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होने देगा। तो आपने फलों को कुक नहीं करना, फायदा नहीं है खाने का, फायदा ही कह सकते हैं। हाँ, फायदा बिल्कुल भी नहीं। जब विटामिन सी खत्म हो जाएगा तो उनका नशोनुमा मिलेगी नहीं। तो फलों को जब देना है तो बेशक स्किन रिमूव करके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके आप बच्चों को एक पेस्ट बना के दे सकते हैं, जिसको वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप दलिये में ऐड ऑन कर लें तो एक थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ जाएगा दलिये के अंदर भी, तो उनके लिए वो भी फायदेमंद। और उसके अंदर कोई चीज ऐड ऑन नहीं करनी, ना चीनी ना कुछ और। चीनी तो बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करनी, क्योंकि चीनी करती क्या है, हमारी बॉडी की पीएच को खराब कर देती है। ठीक है, जब बॉडी की पीएच खराब हो जाती है, बॉडी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी एक सर्टेन पीएच पे काम करती है। जब उस पीएच से हम उसको हटाएंगे वो नहीं काम कर पाएगी और बच्चा फिर ग्रो नहीं कर पाता, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस नहीं होते। सिर्फ कैलोरीज तो मिलेंगी जो ताकत देंगी, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो चीनी आपने ऐड ऑन नहीं करनी। आप बेशक उसमें कलौंजी ऐड ऑन कर लें। अच्छा, कलौंजी फोकस के लिए बहुत अच्छी है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता, वो काम करने बैठता है, कभी ध्यान किसी तरफ है, कभी किसी तरफ है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस की कमी है। और कलौंजी में ऐसे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो फोकस को मेंटेन करते हैं। तो बच्चों की डाइट में अगर आप कलौंजी ऐड ऑन करते हैं, बेशक 7 से 8 दाने उनके आप किसी भी चीज़ में ऐड ऑन कर दें, तो वो फोकस में बहुत रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं, हम नहीं बॉदर करते कि ये चीज़ें हमने देनी है। कद्दू के बीज में भी जिंक है जो ब्रेन सिग्नलिंग के लिए अच्छा है। जितनी अच्छी ब्रेन आपकी सिग्नल करेगी पूरी बॉडी को, इतना अच्छा आप सारे दिन का काम भी कर सकेंगे और आप ये सब जो आप जोहा बता रही हैं 1 साल के बाद बच्चे को देना शुरू कर देना चाहिए। 1 साल के बाद देना शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल। मैं 1 साल के बाद के बच्चे की बात बता रही हूँ। चाहे आप उसको 1 साल के थोड़े अरसे बाद दें या बेशक 1 साल की उम्र में दे दें, आप ये दे सकते हैं। तो पम्पकिन सीड, जिसको कद्दू के बीज कहते हैं, कलौंजी, ये दोनों चीज़ें आप उसके सीरियल्स में,
आप प्यूरीज में डाल के दें ताकि वो इसको प्रेफर करे। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड ग्रुप की मैं आती हूँ उसके बाद दालें और गोश्त का जो ग्रुप है। माएँ बच्चों को अंडा देती हैं, ठीक है, एक बॉइल्ड एग योग के साथ किसी भी फॉर्म में वो चला जाता है, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि अंडे में कोलिन है जो ब्रेन के लिए दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम दालों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को हम दाल इंट्रोड्यूस नहीं कराते, और ओल्डर एज में आके बच्चा दाल पसंद भी नहीं करता कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं कंज्यूम करनी, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं खाई जाती। तो बच्चों को दाल का सूप ज़रूर दें, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन्स हैं, और जब 2 से 3 दालें हम मिक्स करके देते हैं तो वो हमें एक गोश्त के बराबर तो नहीं, लेकिन गोश्त के करीब करीब अमाइनो एसिड्स दे देती है। तो अगर बच्चा गोश्त खा के थक जाता है, जैसे बहुत से बच्चे गोश्त नहीं खाते, स्मेल का इशू है या कोई भी इशू है, तो वहाँ पर उनको दाल दें, उसको बेशक सूप की फॉर्म में दें, सालन बना के दे दें। और जिस तरह से मैंने प्यूरीज की बात की, जैसे सेब की प्यूरी है या आप आड़ू की प्यूरी दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो यानी कि 2 ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएंगे और उसके साथ कोई एब्जॉर्प्शन में भी फर्क नहीं आएगा और बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर सेब खाली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसमें दाल मिक्स करके दें, शायद एक्सेप्ट कर जाए। तो थोड़ी सी मदर्स को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी कि हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर नहीं खा रहा, हम फ़ौरन से उसको मीठी चीज़ या नमकीन चीज़ देते हैं कि ये खा लेगा फ़ौरन से, तो ये नहीं करना। तो क्या जो दालों की आप बात करिए ज़ोहा, वो सारी दालें खा सकते हैं या उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो हमें खाना ज़रूरी है, जो बच्चों को खिलाना ज़रूरी है? अच्छा मुनीबा, इनिशियली हम लोगों को बच्चों को मूंग की दाल से स्टार्ट करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में है और उसमें फाइबर कम होता है, तो बच्चा उसको टॉलरेट कर सकता है। जैसे दाल माश, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है जो उसके इंटेस्टाइन्स एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, थोड़ा सा उस पर बोझ आता है। तो बच्चे को इनिशियली आप दाल मूंग से स्टार्ट करवाएं और फिर 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में दाल चना, दाल माश की तरफ ले करें, क्योंकि फाइबर उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है दाल मूंग के निस्बत, तो वो टॉलरेंस में थोड़ी इशू कर सकते हैं। तो आप दालें जो हैं वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पालक की बात की, तो पालक माएँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, बच्चा पसंद नहीं करता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो पालक की प्यूरी बच्चे को ज़रूर दें, थोड़ा सा बॉईल करके आप उसको उसकी प्यूरी बना कर दें, बेशक दही में मिक्स करके दे दें, बेशक पानी में मिक्स करके दे दें, बेशक रोटी के साथ मिक्स करके दे दें, या फिर जैसे आपने बताया दूध के अंदर मिक्स करके दे दें, खीर सी बना के, बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीशियम है हमारे पास पालक के अंदर, वो भी ब्रेन की सिग्नलिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चा फिजिकली तो ग्रो कर रहा होता है, माएँ उनको दूध दे रही है, कैल्शियम की भरपूर चीज़ें, चाहे जो स्केलेटल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन मेंटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा स्कूल में अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास फैट्स के ग्रुप आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी केयर टेकर्स एक और गलती कर जाते हैं। हम बच्चों को फैट्स में यूजुअली मार्जरीन दे रहे होते हैं। ब्रांड्स जब आप कोई चीज़ बाय करने जाएं, तो उसको वो पढ़ लें कि बटर है या मार्जरीन है। मार्जरीन आपने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि मार्जरीन का फैट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो आपकी वेसल्स में जाके जम जाता है। आप खुद देखेंगे जो बच्चे बहुत ज़्यादा मार्जरीन खाते हैं, जो रिफाइंड फ्लावर खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो मार्जरीन नहीं खाते। तो मार्जरीन हमारी वेसल्स में जाके जब जम जाएगा तो ओल्डर एज में जाके फिर CVD के रिस्क को बढ़ा देगा, ठीक है। तो मार्जरीन आपने नहीं देना। आप देसी घी दे सकते हैं बच्चों को, या इवन घर का बना हुआ मक्खन भी दे सकते हैं, या बटर जो नॉर्मल मार्केट से मिलता है, इसके ऊपर लिखा हो कि ये बटर है, मार्जरीन नहीं है, आप वो दें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में हमारे पास एराकिडोनिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं। अब ये बात भी है कि मदर समझते हैं कि देसी घी की परमिशन मिल गई तो हमें दिन रात बच्चों को खिलाना है, हर चीज में देसी घी डाल के खिलाना है हमने, ये चीज भी नहीं करनी है। आप सिर्फ उनको नाश्ते के टाइम पे दें, क्योंकि गुड फैट्स है जो ब्रेन को एकदम से एक्टिव कर देंगे, ठीक है। और नाश्ते के टाइम वही टाइम है जब बच्चा फुल एक्टिव हो, तो उसके लिए उतना बेहतर है। बाकी दिन में आप उसको वेजिटेबल ऑयल के ऊपर रखे, बेशक कनॉल ऑयल दें, आपके घर में ऑलिव ऑयल यूज हो रहा है, कोई भी ऑयल यूज हो रहा है, आप पूरे दिन में वो यूज करें, लेकिन नाश्ते में 1 चम्मच देसी घी बच्चे को जरूर खिलाएं। अगर देसी घी नहीं पसंद करता तो बेशक आप बटर यूज कर लें, उसकी कोई भी चीज़, जैसे एग फ्राई करना है या इवन दलिया के अंदर डालना है, तो आप वही चीज़ ऐड ऑन करके बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें। जैसे आपने मार्जरीन और बटर की बात की है, इस तरह माएँ बहुत सी हैं जो चीज़ भी पकड़ा देती हैं बच्चों को खाने के लिए, वो कौन सी जो एज ग्रुप में देनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? चीज़ बहुत बेनिफिशियल चीज़, अच्छा, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बच्चों को इस एज में थोड़ा सा दांतों का मसला रहता है, केरीज का, चीज़ उस चीज़ से हमें बचाती है। अच्छा, अगर आप बच्चे को 1 स्लाइस ऑफ, बेशक आप 1 साल की उम्र के बाद बच्चों को चीज़ दे दें, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बच्चा ले सकता है, इसमें से कोई चीज़ नहीं जो बच्चा इंटॉलरेट करे। तो बच्चों को आप दें, उससे क्या होगा, एक तो उनकी जो टीथ हेल्थ है, केरीज का जो मसला है वो कम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और सेकेंडली जो बच्चे दूध नहीं पीते, अगर वो चीज़ कंज्यूम कर लेते तो कैल्शियम उनके अंदर उसके थ्रू भी चली जाएगी। ओके। तो दूध का बहुत से बच्चों का मसला है, जैसे बहुत से बच्चों का पेट खराब रहता है, वो दूध नहीं पीते, तो माँ को लिए फिर एक टेंशन की बात है, इसको हम क्या दें कि ये दूध की एक सर्विंग इसके अंदर जाए, तो बेशक चीज़ दें या बेशक आप उसको दही दे सकते हैं। अब चीज़ में भी हमारे पास बेतहाशा इकसाम है, चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, सबसे बेस्ट कॉटेज चीज़ है जो आप घर में बनाते हैं,
ठीक है। तो बच्चों को एकदम से आप चीज़ी चीज़ों की तरफ ना इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि उसमें थोड़ा फैट भी ज़्यादा है। जो घर की चीज़ है, जो आपकी कॉटेज चीज़ है, उसमें फैट कंटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूध को आप बॉयल करें और फैट रिमूव करके उसके बाद उसमें आप लेमन ऐड करके जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें कैल्शियम भी मौजूद होगी, प्रोटीन्स भी हैं और एक्सेसिव अमाउंट में फैट भी नहीं होगा। और बच्चों को वो आप सैलड्स में डाल के दें, रोटी के साथ दें, किसी भी तरीके से आप ब्रेड स्प्रेड बनाकर दे सकते हैं, लेकिन दे जरूर। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि कैल्शियम जो चीज़ है वो हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक खाई जाती है। तो ये तो अच्छी बातें हमने कर ली है। बहुत सी माएँ जो हैं वो 2 या 3 साल के बच्चे हैं उनको कोल्ड ड्रिंक्स पे लगा देती हैं, डब्बे के जूसेस पिलाना शुरू कर देती हैं। ये कितने नुकसानदेह हैं उनकी सेहत के लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फूड ग्रुप्स में हम सारी बड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पीने की जब बात आती है हम बात नहीं करते इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल तो रखें, ठीक है। लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स अब कुछ घरों में मैंने देखे मदर्स कंसर्न होती है 3 साल की उम्र तक, इसको कोक दिखानी भी नहीं है, इसको पिलानी भी नहीं है, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स बच्चा ले लेता है जब वो खुद आते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो बच्चों को आप कोल्ड ड्रिंक के अलावा बाकी शरबतों के साथ मानूस करवाएं, ताकि वो ठीक है जो काला शरबत है या जो दूसरे शरबत है उनके ऊपर ना आए, ठीक है। यहाँ पर जैसे फल है हमारे पास, अब बेशक फल का जूस बनाकर बच्चों को दें, 2 से 3 फल मिक्स करके आप बच्चों को एक मज़ेदार जूस बना के दे सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी ना ऐड करें। आप गुड़ ऐड कर लें या शक्कर ऐड कर लें, इवन शहद भी ऐड कर लें। अगर टेस्ट की बात है, पहले तो मैंने नहीं कहा कि टेस्ट डेवलप नहीं करना, आपने उसको फीकी ही इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप कोई सा फल, बेशक मैंगो का जूस बना कर दे दें, आप केला उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लें, अगर बच्चा पसंद करता है मिल्क शेक बना लें, तो बच्चों को जूसेस की तरफ, मिल्क शेक्स की तरफ लेकर आएँ। और जैसे सत्तू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्मियों की, और गर्मियों में पिया भी बहुत जाता है, तो बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ बच्चा इसको नहीं पिएगा, वो कहेगा पता भी नहीं है क्या चीज़ है। गुड़ का शरबत नहीं बच्चों को पता, रो इतनी मिलती है। तो बच्चों को इस तरह के फलों के जूसेस की तरफ या जो नेचुरल फ्रूट जूसेस है उनकी तरफ लाएं, उनको फिजी ड्रिंक्स की तरफ या जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनकी तरफ रुझान ना बढ़ाएं, क्योंकि वो फिर इस उम्र में तो बेशक नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओल्डर एज में वो हैबिट्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सॉलिड हो जाती हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं और ओबेसिटी का मसला, दीगर जो क्रॉनिक बीमारियां वो आती हैं, क्योंकि हमारी इस तरह की पॉपुलेशन है जहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा हर एक को है, और हमारे जीन्स के अंदर वो कोडिंग है। अच्छा, लाइफस्टाइल जैसे जैसे हमारा खराब होगा, उस जीन ने एक सर्टेन उम्र में आके एक्सप्रेस हो जाना है। तो जब लाइफस्टाइल कंट्रोल रखेंगे तो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, आपके लिए फ़ायदा। तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से ज़रा दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नुकसान और भी आ जाता है कि ये एसिडिक होती है इनकी पीएच। जब कोल्ड ड्रिंक्स, दूध सोडा हम पीते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध जा रहा है अंदर, दूध बिल्कुल नहीं जा रहा होता अंदर। होता क्या है कि सोडा आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है बाहर। जब हड्डियों से कैल्शियम आपकी ब्लड में आ जाएगी तो हड्डियां तो खोखली हो गई ना, बेशक ब्लड की कैल्शियम पूरी है लेकिन उसका हमें फायदा नहीं है, हड्डियां तो खाली हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो पूरा दिन लेथार्जिक फील करता है, वो अपने आप को थकावट में फील करता है, थकावा, फ्रैक्चर्स करे, बच्चे गिरते हैं, हड्डी टूट जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि दूध सोडा बहुत जा रहा है, सोडा अंदर जा रहा है, वो हड्डियों को वीक करता है, क्योंकि सोडा जाने से हमारा जो ब्लड की पीएच है वो खराब हो जाती है। अब ब्लड ने अपनी पीएच को मेंटेन करना, वो कैल्शियम हड्डियों से लेकर अपने आप को ठीक कर लेता है, और हड्डियों को मतलब ये बचपन से ही जब ग्रोइंग एज होती है उसमें ही बच्चों की डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिस तरह वो बड़े होते जाते हैं उनको एक तो आदत हो वो चीज़ें खाने की। और ठीक है जी, ज़ोहा सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ोहा, थैंक यू सो मच आपके आने का, और ये जो आप इतनी अच्छी हमें टिप्स देकर जा रही हैं इनका भी। और जिस तरह ज़ोहा ने भी बताया है कि कुछ फूड ग्रुप्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये देखना है कि हम किस क्वांटिटी में दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। अगर ज़्यादा बच्चे खाना पसंद करते हैं तो उन्हें जो भी चीज़ें आप खिला रहे हैं एटलीस्ट घर पर बना के खिलाइए। हम हर चीज़ घर पर बना सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो घर पर नहीं बनाई जा सकती। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं नौजवानों और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद डिग्रियां हाथों में थामे मुख्तलिफ दफातर और ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर लगाती है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, और बेरोजगारी नौजवानों की सलाहियतों को जंग आलूद कर रही है, जिसकी वजह से नौजवानों में नाउमीदी और डिप्रेशन के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। और कोरोना वबा ने सारे माहौल में जलती पर तेल का काम किया और बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हुआ है। लेकिन अब हालात नॉर्मल भी हो रहे हैं और दुनिया वर्क फ्रॉम होम से निकलकर रूटीन लाइफ में भी वापस आ रही है। अब नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज में असर आ गई हैं, लेकिन
उसके लिए नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना पड़ेगा। मॉडर्न स्किल्स सीखने पड़ेंगे। जॉब ना मिलने की एक वजह जो है वो डिग्री होने के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स का ना होना भी है। आज हम जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जो नौजवानों और जॉब होल्डर्स को जदीद और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है। वर्क इन्वायरमेंट में जाने के लिए उनको ज़हनी और प्रोफेशनली तौर पर तैयार किया जाता है। प्रोफेशनल लाइफस्टाइल में एक अच्छे स्टार्ट और ग्रोथ के लिए किन स्किल्स का होना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे उनसे। ज़रियाब महमूद और उनके साथ मौजूद हैं अली कसफर खलीक हैं। ज़रियाब एंटरप्रेन्योर हैं और जो अली कसफर खलीक हैं वो ट्रेनर हैं और पोइट भी हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अली, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो दौर है ये बहुत ही कंपटीशन का दौर है। हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है, कोई हम आगे बढ़ जाएं दूसरे से। तो सिर्फ डिग्रियां लेने से आपको लगता है कि हमें जॉब मिल जाती है, या हमें उसके डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखने की ज़रूरत है? क्या आप मशवरा देंगे अगर नौजवानों को आप सजेस्ट करना चाहें तो उनको अब अपनी डिग्रियों के साथ साथ कौन से स्किल्स जो हैं वो सीखने चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच मुनीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए हम लोगों को। और आप सुबह से जगा रहे हैं लाहौर को, तो लाहौर मुकम्मल तौर पे जाग चुका है आई बिलीव। बहुत आपने सही तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है और इसी हवाले से हम अगले आधे घंटे में गुफ्तगू करते रहेंगे। डिग्री इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बट ओनली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अगर कोई बंदा ये सोचे कि अच्छा यार डिग्री तो डिग्री होती है, वो वाला सिलसिला जो है वो नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जब आप डिग्री लेते हैं तो एक स्टेप आपने अचीव कर लिया है, लेकिन आगे और बहुत से जो है स्टेप्स मौजूद हैं। उसमें वो जो आपने जो स्किल्स के हवाले से बात की है, जब डिग्री आपकी तालीम पूरी कर देती है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा सुना ना कि ये मुरक्कब है तालीम और तरबियत। तो तालीम अलहदा जो है वो आइसोलेशन में कुछ नहीं है। अब होता क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो दे आर रेडी टू एंटर द मार्केट एज फॉर देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, लेकिन देयर इज ए सर्टेन गैप व्हेन इट कम्स टू द स्किल सेट। जो मार्केट में जो एम्प्लॉयर है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक पढ़ा लिखा बच्चा या एक पढ़ी लिखी बच्ची आए, लेकिन साथ उस पर उस तरह टाइम उसको इन्वेस्ट ना करना पड़े। उसको कम से कम बेस नॉलेज तो हो, उसे बात करना आती हो, उसे अपना जिसे कहते हैं ना माफियूज ज़मीर वाजे करना। आई होप ये बड़ी मुश्किल उर्दू नहीं बोली है मैंने, लेकिन ये है कि उसे अपना जो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चीज़ों के वो आने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे एक किसी शख्स ने, किसी लड़के ने, किसी लड़की ने MBA फाइनेंस किया, ठीक है, वो अकाउंट्स के किसी सेक्शन में जाता है जॉब लेने के लिए। डेफिनेटली उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि उसका मैथमेटिक्स अच्छा हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे उसे ग्रिप हो, लेकिन ये अगर साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो बंदा या बंदी फेल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ठीक है हिसाब तो कर लेगा, लेकिन वो अपने जो उसका माहौल है, अपने जो उसके जो कोलीग्स हैं, उसका जो बॉस है, उनके साथ वो कम्युनिकेट ही अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। वो अगर मिसाल के तौर पे किसी नई जगह पे गया है एक बंदा और वो कहता है कि यार मैं ये साइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई घपले हुए हैं फॉर इंस्टेंस, तो लेकिन ये कि वो बताएगा कैसे, बात नहीं कर सकेगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर वो ये कहता है कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें आपने एक सर्टेन मॉडल अपनाया हुआ है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये फाइनेंशियल मॉडल नहीं बल्कि ये फाइनेंशियल मॉडल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए उसकी नॉलेज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उसे ये एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके साथ साथ बाकी स्किल्स का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डिग्री के साथ साथ। ज़रियाब, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपने अपना स्टार्टअप भी आप लोगों ने स्टार्ट किया है। मुझे बताइए कि अपने स्टार्टअप के बारे में वो किस तरह बच्चों को जो है या नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ओके, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, आई वाज एक्चुअली रिकॉलिंग माय टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो आई गॉट अ टिकट टू एंटर द जॉब मार्केट विच इज नोन एज माई डिग्री। ओके, आई गॉट अ टिकट, मैं एंटर हो गई हूँ। अब टिकट लेने के बाद व्हाट एम आई गोइंग टू डू, उसके लिए आई हैव टू नो द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, द प्रोफेशनल नॉलेज। और वो प्रोफेशनल नॉलेज कैसे आती है? ठीक है। So that's why we push our students these days. आजकल HEC की रिक्वायरमेंट है कि you have to go for internships. Exactly, हाँ. So internship का मकसद यही होता है कि you have that exposure कि अच्छा ऑफिस में काम क्या होता है, किताबों की रटे रटाई चीज़ें you cannot vomit it over there. बिल्कुल.
what you have to do is you have to understand it, you have to process it, and then you have to act according to the situation environment. अब बहुत सारे आप 5 लोगों की टीम में काम कर रहे हैं and you learned about teamwork but you haven't practiced it. Do you really think you are going to work like that? No way. No. Until and unless आपको पता है कि 3 लोगों में से 2 लोग जो हैं मुझे जहर लगते हैं, फिर भी मैंने उनसे काम करवाना है. So that's the team working skill. और ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक नहीं सिखाई जाती हैं. It will be there इंशाल्लाह within like 10 to 20 years. तब तक हमारा स्टार्टअप जो है वो बहुत अच्छी कंपनी बन चुका होगा. So for that reason there are third parties available outside, जिसमें से हमारा एक स्टार्टअप है named as T-Souls, Training Solutions नाम है. और what we are going to do is we are going to let them know, okay, now you're ready to enter the job market. वहाँ जाकर क्या करना है, how you are going to sustain the job. ठीक है. और वो sustainability जो आती है वो आती है skills से. और skills कैसे आते हैं? Practice से. Until and unless you don't practice, you don't incorporate the learnings you have, आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जॉब मार्केट में. अब हम लोग वहाँ पर आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपने टीम वर्क सीखा है, बताओ क्या सीखा है, लेट्स प्रूव इट. वर्क इन अ टीम ऑफ लाइक 5-10 पीपल, डू सम टास्क, चाहे 10 मिनट की एक एक्टिविटी है, बट उन 10 मिनट के अंदर यू विल गेट टू नो कि आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग आपकी पसंद के नहीं होते हैं. Exactly, हाँ. हर किसी का माइंडसेट काम करना exactly, हाँ. बिल्कुल माइंडसेट डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होती है, तरीका कार डिफरेंट होता है. ऑल्दो प्रोडक्ट वो सेम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इवन हम दोनों अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी. एग्जैक्टली, हाँ. सो दैट्स अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव. That is what we are teaching. दूसरा हम देखते हैं अली के बहुत से मतलब बच्चे हैं जो MBA भी कर आते हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस के बजाय जॉब को प्रेफर करते हैं. तो आपको क्या लगता है अब ये जो माइंडसेट है ये चेंज हो रहा है? देखिए बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है. प्रॉब्लम ये है कि हम उस खित्ता ज़मीन में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सारी दुनिया में जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वहाँ वो हमारे यहाँ आके इंट्रोड्यूस हो रही होती है. मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा. आजकल ये कैब सर्विसेज जो हैं, वो आई नो मैं एक चैनल पे बैठा हूँ और पॉलिसी जो है वो टेलीविजन की होती है, नाम नहीं लेता, लेकिन कैब सर्विसेज जो होती हैं, तो ये जब सारी दुनिया में ये चीज़ पिट चुकी थी ना, तो उस वक्त यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और अब आके कहीं एक्सेप्टेंस आना शुरू हुई है कि अच्छा यार ये ड्राइवर नहीं है, ये कैप्टन है. हाँ. या ये कि ये एक स्टूडेंट है, वो अपने अगर पार्ट टाइम में ये चला रहा है तो ये इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये क्या काम कर रहा है बच्चा. हाँ. अच्छा MBA कर रहा है तो साथ तो टैक्सी चला रहा है. हाँ. ये वाली चीज़ है, मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है. अच्छा, इसी तरह ये वाली जो बात है ना कि बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है, आप जायदादों के मालिक हैं और आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं. एक रेडी से भी एक बिजनेस शुरू हो सकता है और उसका नाम जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. और मैंने जिस तरह बात की कि बड़ा टाइम लगता है हमारे यहाँ, तो अब आके ये लफ्ज़ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहना शुरू है, वरना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बोलते थे लोग. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अब जाके ठीक होना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता. टाइम आ जाएगा बिल्कुल. काम क्या है कि मैं ना तो ये कह रहा हूँ, ना तो मैं जॉब को नेगेट कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा जी एंटरप्रेन्योरशिप ही अगर कोई बंदा करेगा तो सक्सेस होता है. सक्सेस का राज जो मेहनत होती है, सक्सेस का राज लगन होती है, सक्सेस का राज होते हैं आपकी अर्ज टू लर्न. ठीक है. अब जहाँ अगर किसी ने बिजनेस भी करने, मिसाल के तौर पे आप इस वक्त हम टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं, आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर क्या डायरेक्ट आके प्रोड्यूसर लग जाता है? नहीं. जिस बंदे ने एक अच्छे मंजे हुए प्रोड्यूसर को असिस्ट किया हुआ होता है, वही अच्छा प्रोड्यूसर 99.9% केसेस में साबित होता है. ठीक है. उसकी क्या वजह होती है कि उसने ग्रास रूट लेवल से वो चीज़ें सीखी होती हैं. अब अगर मैं एक बिजनेस रन करना चाह रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं पहले किसी सेटअप का हिस्सा बनूं, मैं देखूं कि बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस ले लूं, एक्सपीरियंस ले लूं और एक्सपीरियंस लेके वो लर्निंग मेरा वो इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग कर्व फॉर मी. मुझे पता चले कि अच्छा यार बिजनेस के क्या उसूल व ज़वाबित होते हैं, मैं कहीं पे काम करूं, किसी के साथ किसी को असिस्ट कर लूं, कहीं जॉब कर लूं, कहीं पे अपने किसी सर्विस का हिस्सा बनूं और उसमें मुझे पता चले कि अच्छा यार ये जो बंदा है जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, इसकी अप्रोच क्या है, ये किस माइंडसेट से काम करता है, ये अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कैसे डील करता है, ये कौन
कौन सी पॉलिसीज अपना रहा है, ये कौन से फार्मूले जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये फाइनेंस को कैसे देख रहा है, आपको लगता नहीं ये जितने भी सेशंस हैं ये अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ या जो तालीमी इदारे हैं उधर भी होने चाहिए, ताकि हम बच्चों को कन्विंस कर सकें या उनकी इस तरह की बिल्डिंग बना सकें, जो फाउंडेशन है वो बना सके कि वो जब निकले डिग्री लेके तो वो इस माइंडसेट से ना निकलें कि हमने नौकरी करनी है। देखें, बिल्कुल ये होना चाहिए और इस तरफ तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि अभी बात हुई है कि दी जानी शुरू हो चुकी है। अच्छा। इसको अभी मैंडेटरी हिस्सा तालीमी इदारों में नहीं बनाया गया, लेकिन ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे इस तरफ तवज्जो दी जा रही है कि हम साथ साथ जो है जो एकेडमिक हमारा क्योंकि देखें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, एक तालीमी इदारा रन कर रहे हैं, तो आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पॉलिसीज़ के मुताबिक आपने काम करना है। आप करिकुलम को कुछ गाइडलाइंस के तहत जो है वो तय कर सकते हैं, तो उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जिस पे अगर आप ये चाहें कि अच्छा यार ये बच्चों को मार्केट की ये ज़रूरत है तो बच्चों को हम ये पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसके लिए आपको पहले प्रायर अप्रूवर्स चाहिए होते हैं फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके लिए टाइम लग जाता है, उसके लिए वो प्रोसेस है, वो मूव की है, समरी मूव की है, अप्रूवल आया है, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, दैट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। उसका अल्टरनेट क्या होता है, उसका अल्टरनेट टी-सोल्स जैसे थर्ड पार्टीज हैं जो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उनको कंसल्ट करती हैं कि अच्छा ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसके साथ साथ हम एडिशनली अपने बच्चों को जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग ये इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर? एग्जैक्टली, बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। उसमें क्या होता है कि वो डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा उस तरह नहीं तस्वुर किया जाता उसको, लेकिन ये है कि वर्कशॉप कोर्सेज के तौर पे या गेस्ट लेक्चर्स के तौर पे होता क्या है कि अब मसलन एंटरप्रेन्योरशिप है या स्किल डेवलपमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट इस टाइप के कोर्सेज जो हैं वो आपके करिकुलम का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसमें किया क्या जाता है कि आपके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ये एक वो सेट पैटर्न है कि आपके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, यू एक्सपोज दी स्टूडेंट्स विद द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स। क्यों? उसकी वजह यह है कि असातिज़ा की और किताब की अपनी मुसल्लमा हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अगर एग्जाम्पलीफाई करूं कि एचआर को ले लें मसलन। अब एक टीचर, एक उस्ताद जिसने 15 साल एचआर का सब्जेक्ट पढ़ाया है, वो ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट का मास्टर है और उसका कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ साथ एक और सिलसिला भी है कि 15 साल एक बंदे ने बुक से एचआर पढ़ाया है और दूसरी तरफ उसके साथ एक ऐसा बंदा है जो 5 साल से किसी मल्टी नेशनल का एचआर हेड है। अब कंपैरिजन में जो स्टूडेंट को लेवल ऑफ एक्सपोजर उस 5 साल या 7-8 साल एक मल्टी नेशनल कंपनी के एचआर हेड की तरफ से एचआर पे मिल सकता है, उसका कोई मैच नहीं है। तो इसलिए क्या तरीकाकार होता है कि देयर इज ए कम्बिनेशन ऑफ द एकेडमिक प्लस द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, और ये वाली जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट वाली चीज़ है वो जो थर्ड पार्टीज हैं लाइक आर स्टार्टअप और अ लॉट ऑफ अदर्स कि वो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल है और मार्केट ओरिएंटेड नॉलेज है वो इंड्यूस कराया जाता है। जरा आप मुझे बताइएगा किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे थोड़ा तो बता दिया अली ने, आप बताइएगा किस तरह के स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, क्या डिमांड करते हैं कि उन्हें इस जॉब के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए या आप लोग उन्हें रिकमेंड करते हैं? ओके, सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि राइट नाउ वी आर नॉट क्लियर व्हाट वी एक्चुअली नीड। एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स आते हैं जॉब दिला दें। अच्छा, जॉब दिलाने का क्या मतलब है? वी कैन एक्चुअली टेल देम कि इस ऑफिस में चले जाओ, जाके बैठ जाओ, नौकरी मिल गई। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पहले उनको बताना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि बेटा अपनी सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट के लिए देयर इज डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। आप पर्सनैलिटी असेसमेंट के बहुत सारी टेस्ट मौजूद है ऑनलाइन, you have to go through that and then you have to set some goals for yourself. Obviously एक बंदा HR की डिग्री लेकर निकल रहा है, वो बंदा सिर्फ HR की जॉब नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो ट्रेनिंग्स में चला जाए, हो सकता है वो किसी मतलब मुख्तलिफ शाखें होती हैं, उनको एक्सप्लोर करना होता है और आप लोग वो चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको मुख्तलिफ जो वेज हैं वो बता रहे हैं कि आप लोग ये भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़रियाब महमूद हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर हैं, और अली कसफर खलील हमारे साथ मौजूद है, ट्रेनर हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपके इस स्टार्टअप के लिए, और जो आप लोग बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका फ्यूचर बना रहे हैं उसके लिए भी। जनाब और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात हो जाए तालीम के मैदान के हवाले से, तो मौजूदा हुकूमत ने अपने मंशूर के मुताबिक मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम पॉलिसी का निफाज कर दिया है, जिसके मुताबिक सिंध के अलावा मुल्क भर की तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में यकसा निसाब राइज होगा। पहले मरहले में प्राइमरी सतह तक ये पॉलिसी नाफिज की गई थी। इस पॉलिसी के निफाज ने मुल्क भर में एक नई बहस को जन्म दे रखा है। कुछ लोग इसके हक में हैं, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ दलीलें दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिशर्स की जानिब से सामने आ रहा है। निजी स्कूल्स और पब्लिशर्स की जानिब से यकसा निसाब तालीम पॉलिसी के निफाज से इनकार किया जा रहा है। ये सारा मामला है क्या? प्राइवेट स्कूल्स को किन मसाइल का सामना है और पब्लिशर्स को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शबीर अहमद हाशमी साहब हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद हैं खालिद परवेज साहब हैं, पब्लिशर हैं और सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। शबीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। प्राइवेट स्कूल्स को हम देख रहे हैं कि उनके मुतालिबात सामने आ रहे हैं कि वो अभी ये जो पॉलिसी का निफाज होने जा रहा है उससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले साल इसका निफाज किया जाए। क्यों इसका मुतालिबा किया जा रहा है? क्या हम तैयार नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके लाहौर न्यूज़ का, दुनिया न्यूज़ का जो है बहुत मशकूर ममनून हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से और पैफ और पीमा स्कूल्स की तरफ से जो है मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ा जो इशू है, हम लायके तहसीन था ये यकसा निसाब तालीम का जो एक नारा, जो अभी सिर्फ नारे की हद तक इसको नज़र आता है। जब आप ट्विटर पे बैठ के मिनिस्ट्रियाँ चलाएंगे, पब्लिक के मसाइल और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि रातों रात ऐसे नारे जो है वो शर्मिंदा तबीर नहीं होंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि पूरा होमवर्क किया जाता, अच्छा। तमाम स्टेक होल्डर को इत्माद में लिया जाता और उसके बाद 1 साल का टाइम दिया जाता कि ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी, तमाम जो मसाइल थे, ये हल किए जाते। अगले साल के लिए जो है वो इम्पोज किया जाता। ठीक है। अब एक नारा लगा दिया गया है पंजाब में। अब जैसे खालिद परवेज साहब बैठे हैं कि सबसे बड़ा जो इशू था NOC का था कि जब आप प्राइवेट पब्लिशर्स को आप देख रहे हैं, लेकिन अब 4 तरह के स्कूल्स हैं। एलीट स्कूल्स, उनके मसाइल कम है। जब भी कोई इशू होता है लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स पे होता है, पैफ स्कूल और पीमा स्कूल्स पे होता है। और दूसरी बात यह है कि इन्हें कभी सबको जो तीसरे जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल, इन्हें हर तौर पे हर फोरम पे जो है जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है इनको इग्नोर किया जाता है। अब पैफ स्कूल और पीमा स्कूल्स की एक दास्तान जो आपके लिए है कि 6 साल से जो महाना फीस गवर्नमेंट पे करती है इनके बच्चे को 550 रुपए पर स्टूडेंट पर मंथ पे करती है। अब जब SNC का आपने नफाज कर दिया है, ठीक है, अब 6 साल से वो महंगाई की जो रेशो है उसके मुताबिक आप जब तक आप उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे, उसकी फीसों में इजाफा नहीं करेंगे, तब कैसे आप दूर दराज के इलाकों के असातिज़ा वहां से हायर करना, उनकी ट्रेनिंग, उसके बगैर तो आप रिजल्ट ले नहीं सकते, ना कोई सिलेबस पढ़ा सकते हैं। अब उन लोगों, आप बैठे यहाँ लाहौर में, आप कहते हैं जी राजनपुर के जो टीचर हैं जहाँ नेटवर्किंग का इशू है उनको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लें। कैसे आप एक खेप तैयार करेंगे जो इस SNC को पढ़ा सके, उसका बेहतरीन सिलेबस जो है उसको तैयारी करा सके, और उसके बाद जो आपके एनुअल एग्जाम है, QET का टेस्ट है या सरना इम्तिहान है, उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे सके। और ये बहुत से इश्यूज हैं। ट्रेनिंग का इशू है, अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का इशू। अब यहाँ बैठ के तो आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर साहब कह सकते हैं कि हमने जी 99% हमने ट्रेनिंग करवा दी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के जो लाखों असातिज़ा हैं अभी तक उनकी ट्रेनिंग का कोई ये भी शबीर साहब इस पे भी बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही, और इस पे पब्लिशर्स की भी जो मसाइल हैं वो भी सुन लेते हैं। खालिद साहब, मुझे आप बताइएगा पब्लिशर्स के क्या मसाइल है, कौन कौन से चैलेंजेस उनको दरपेश हैं और कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि अगले साल से इस पॉलिसी का निफाज हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में ये हो सकता है। अच्छा। ये इसकी बेशुमार वजूहात हैं। हुकूमत के पास तो कोई प्रोग्राम नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं तालीमी इनकलाब आ गया, शोर मचा दिया, सब सड़कों पर बैनर लगा दिए ये तालीमी। हमने कहा देखे तो सही, कहाँ तालीमी इनकलाब आया है कि बच्चे से किताब छीन ली है, बच्चे की तालीमी दरवाजे बंद कर दिए गए। यकसा तालीमी निज़ाम बड़ा अच्छा नारा है, नारे की हद तक। उसके लिए पूरे पाकिस्तान को एक होना पड़ता है। यहाँ तो शहर लाहौर एक नहीं है, तो आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम आ गया।
उसका नतीजा ये निकला कि इनके यहाँ पॉलिसी कोई नहीं है। अच्छा। अगर यकसा तालीमी निज़ाम का मतलब ये नहीं था कि आप किताब बनाए और उसको बच्चों तक पहुँचाए। शहरी आबादी का जो 60% है और देहाती आबादी का 40% प्राइवेट सेक्टर में है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप अपने स्कूलों में तो सरकारी स्कूलों में किताबें दे रहे हैं और ये जिन पैसों से दे रहे हैं वो हम पर कर्जा है, पूरी कौम ने अदा करना है। ये सोचने वाली बात है। तो फिर ये पाकिस्तान के लोग हैं बाकी भी, इनके साथ क्या किया जा रहा है, आप किस तरह इनको लेकर चल रहे हैं आप। और बहुत बड़ी ट्रेड है। ये कह रहे हैं कि हम किताबें मुहैया कर रहे हैं, उन स्कूलों में दे रहे हैं जो सरकारी तालीमी इदारे अच्छा। ना होने के बराबर उनकी तादाद है। ठीक है। और जो बड़ा सेक्टर है इसका सबसे बड़ा कि उसके नतीजे में ये निकला कि जो माफिया है हमारे मुल्क में उस पर कोई रोकथाम नहीं। उसने कागज़ की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। अब जो 25 रुपए की कापी थी वो आज 60 रुपए की कापी है जो बच्चे ने हर माह खरीदनी है। उसके लिए तो आपने दरवाजे बंद कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं। और घटिया तरीन कागज़ इन किताबों को लगाया गया है और उसमें क्वालिटी की ये सूरत हाल है कि उसकी जो उम्र है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं है। तो क्या खालिद साहब अब जो ये यकसा निसाब तालीम की जो कुतब है ये अब पहले की तरह प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं वो शायद नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक ही करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए रास्ते रख दिए गए उनको अच्छा। रोकने के लिए। दुनिया में ये चीज नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा वतन है, हमें जीना भी यहाँ, मरना यहाँ, ये हमारा वतन है। और जनाब हमारे लिए कलम दवात ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए कि ये बड़ी तादाद में जो पब्लिशर मेरा प्राइवेट पब्लिशर बैठा हुआ है वो कहाँ, इसके बगैर मुमकिन नहीं है यकसा तालीमी निज़ाम। ये प्रोवाइड नहीं कर सकते उतनी, देखो तो क्वांटिटी में किताब दे नहीं सकते ये, और मुमकिन नहीं है। 10 साल में भी नहीं हो सकता। आप 1 साल की बात की आपने, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। इसको प्रैक्टिकल को अभी 10 साल लगेंगे। बगैर प्लानिंग के जो काम होता है उस पर मंजिल कभी नहीं मिलती। और ये हम ये चाहते हैं कि बड़ा अच्छा निज़ाम है, होना चाहिए, पूरे मुल्क के लिए एक होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तूफान खड़ा कर दे आप एक महंगाई का, और करोड़ों रुपए आपने इस एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिए और जो प्राइवेट पब्लिशर है उसके लिए आपने रास्ते बंद किए कि वो 15 जगह से एनओसी दे। बात है जो अगर आपके प्रोग्राम की वसासत से मेरे दोस्त हुक्मरान भी सुन रहे हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान खास तौर पर, उन तक भी ये मेरा मैसेज पहुंचाया जाए कि जो हमारे वजीर तालीम है, खैर सूबाई वजीर तालीम को तो पता कुछ नहीं बेचारे को, उसको तो मालूमात ही, उसको तो पता ही नहीं यकसा तालीमी निज़ाम क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसके लिए एक मेयार, इसके लिए एक क्वालिटी आप दे सकते हैं। हुकूमत है, रियासत है, अगर प्राइवेट पब्लिशर दे सकता तो आप क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे शबीर साहब आप बताइएगा कितना वक्त चाहिए आप लोगों को ये यकसा निज़ाम तालीम जो है इसके नफाज के लिए? एक बात आपके चैनल के तवस्सुत में वाज़े कर देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि हमारे पीएम साहब बहुत अच्छा काम किया, नारा लगाया। जो सीएम साहब ने उसके बाद उन्होंने इफ्ताह कर दिया, उसके बाद मिनिस्टर साहब ने जिद है कि हम रातों रात इसको इम्पोज करेंगे। अच्छा। अब कोई भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसमें कहा जा रहा है कि हमने इस मुल्क के लिए वो जो एक छाप थी इंग्लिश मीडियम की उसको खत्म कर दिया है, लोगों के लिए आसानी पैदा करके आए। हमारे मिनिस्टर साहब जो एक चैनल पे बैठ के मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं हम तो इसको आसान कर रहे हैं। आसान कैसे कर रहे हैं कि आप उर्दू मीडियम की बुक्स उठा के, जो ऑप्शन था कि दूर दराज के बच्चे जहां अवेलेबिलिटी नहीं थी, अच्छे असासा नहीं थे, उनको तो आपने उनके हक से महरूम कर दिया। पहले ऑप्शन थी कि आप उर्दू मीडियम की बुक्स पढ़ें चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ें, अब इन्होंने वो हक भी छीन लिया। कौन सी ये आसानी लेके आए इस नेशन के लिए, और कौन सा वो एक नारा है जिसको रातों रात स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर आप बैठ के ये कामयाब हो सकते हैं? लोगों के लिए आसानी के बजाय आप लोगों से यकसा निज़ाम तालीम की पॉलिसी बनाते हुए कोई मुशावरत नहीं की? मुशावरत बिल्कुल नहीं की। उसको उस लेवल पे 4 तरह के जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अब 10 या 12 जो आप मनपसंद अफराद हैं
एलीट्स क्लास के स्कूल है उनको आप बिठा लेंगे, या 10 से 12 जो आपके मनपसंद पब्लिशर हैं जो आपके जिनको आपने मोबिलाइज करना है उनको बैठ के आप एनओसी जारी करेंगे, उनसे उन एलीट क्लास के चंद स्कूलों से बैठ के आप पॉलिसीज बनाएंगे, तो कहां से वो इंप्लीमेंट होगा? पूरे पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है कि आप वो एक नारा जो लगा रहे हैं वो नारे की हद तक रहेगा? आपकी जाती तस्कीन को तो आपको हासिल हो सकती है, लेकिन गरीब का बच्चा जो क्वालिटी एजुकेशन से महरूम हो रहा है, जिन पे आपने इतना बर्डन डाल दिया है, अब पेरेंट्स जिन्होंने मार्च में बुक्स ली थी अब आप कह रहे हैं कि आप दोबारा उनको आप बुक्स लेके दें, पेरेंट्स पे दोबारा आप एक कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार नहीं है उस पर तो आपने काम नहीं किया, स्कूल्स को आपने फैसिलिटेट नहीं किया, आप चले हैं रातों रात एक सिस्टम को तब्दील करने और अपने जो आप बैठे बैठे पता ही नहीं है गैर यकीनी सूरत हाल, बैठे एक ख्याल आता है मिनिस्टर साहब को और पूरे पंजाब के इदारे बंद कर दिए जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी जो गवर्नमेंट है, हमें तो इसमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि इसमें कोई वर्किंग हुई है, एजुकेशनिस्ट को शामिल किया गया है। और मैं बड़े अफसोस के साथ आज कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान के अलमिया है कि जो काम करने वाले इदारे हैं जो इस सर्व कर रहे हैं मुल्क को कौम के लिए, ऐसी शख्सियात को ऐसे इदारों को डिस्करेज किया जाता है और इनको हमेशा इग्नोर करके जो आप सिर्फ जाती अनाज तक जाती तस्कीन के लिए वो काम करते हैं, वो इस मुल्क को कौम का भला कभी नहीं हो सकता जब तक आप स्टेक होल्डर को बिठाएंगे नहीं और हकाइक को सामने नहीं रखेंगे। उस वक्त तक कभी आप जो फायदा हासिल नहीं कर सकते। खालिद साहब, क्या आप जो प्राइवेट और जो स्कूल्स अपने किताबें पढ़ाना चाह रहे हैं उन्हें भी हुकूमत ने दे दी है, इजाजत दे दी है कि वो पढ़ा सकते हैं, एनओसी के लिए आप लोग फिर 2 महीने की जो वक्त है वो क्यों मांग रहे हैं? एनओसी की मेरी बात सुने, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अगर लिखने पढ़ने के लिए आज प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर चलेंगे तो आगे चलेंगे। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए अगर आप दरवाजे बंद कर देंगे, उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, एनओसी लेंगी, एनओसी के लिए एक सब्जेक्ट है उर्दू का, उसके लिए अगर आप 5 कमेटियां एक किताब के लिए बनाते हैं, 5 जगह उसको जाना पड़ता है। अच्छा। और फिर 80,000 रुपया उसकी फीस है, लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए, और जो नारे लगा रहे हैं उनके लिए, खास तौर पर मेरे वजीर आजम के लिए, मेरे वजीर तालीम के लिए, वो देखे इस बात को, 80,000 रुपया एक जगह पर देगा, अगर वो 5 जगह पर पैसे देगा तो ये बोझ किस पर है? ये उस बच्चे पर है जो जमीन पर बैठा, जिसकी आपने कोई मदद नहीं कर रही, उसको एक किताब भी फ्री नहीं देनी। आप 300 रुपए की किताब देकर और कह रहे हैं यकसा तालीमी निजाम नाफिज कर दिया हमने पूरे मुल्क में, तो ये तो कोई बात नहीं है। बाकी भी इस मुल्क के लोग हैं, उन्होंने भी पढ़ना है, उनके हाथ से आपने कॉपी छीन ली, उनके हाथ से आपने पेंसिल छीन ली। तो क्या खालिद साहब आपकी बात हुई, कोई हुकूमत से बात हुई सारे मसाइल पर? कह रहे हैं कि यकसा तालीमी निजाम का इनको पता ही कुछ नहीं होता, रियासत एक सिलेबस देती और जिसकी बेयारी अच्छी किताब है उसको मार्केट में लाए, उसको हक होना चाहिए जो अपने वतन में रह रहा है कि उसकी किताब बेहतर बनाई है उसने। इनकी किताब जो है उस पर जो कागज इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान की सिर्फ 5 मिलें उसको दे रही हैं। अच्छा। मोनोपली, अगर उसका 100 रुपए रेट था तो आज 130 रुपए रेट है। ये वजीर आजम पाकिस्तान जो यकसा तालीमी निजाम और इनकलाब का नारा लगा रहे हैं तालीम के मैदान में, उन तक मैं ये खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि 100 रुपया रेट है और 130 रुपए कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब ये 30% तो वैसे कीमतें बढ़ गई हैं। तो फिर आपने तो सरकार के खाते से देना है, सब कुछ देना है। जो प्राइवेट सेक्टर का बच्चा है उसने कहां से लेना है? जो आप सरकारी भी स्कूल है वहां आप किताब दे रहे हैं, 300 रुपए की सेट बनता है या 350 का बनता है, जो कॉपी उसकी महीने की 500 रुपए की लगती है, उसका कौन जिम्मेदार है? तो क्या आपकी खालिद साहब बात हुई किसी हुकूमती नुमाइंदे से इन मसाइल के बारे में? बात कोई किसी के पास इख्तियार हो तो उससे बात की जाए ना, जिसे भी बात की जाए वो कहता है अच्छा जी बात करेंगे। अच्छा। वो बात किससे करनी है ये नहीं पता, हमारी समझ से बाहर है। अगर मेरे मुल्क का वजीर आजम ये कहता है कि हम जनाब सोचेंगे, देखेंगे, इसको करेंगे मशवरा करके, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि इसको आगे परवान चढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। अच्छा। अगर 50 लाख किताब है हर सब्जेक्ट की,
उसको लाने में टाइम लगता है, कोई एक इदारा नहीं दे सकता। ये तो प्राइवेट सेक्टर की मेहरबानी है कि वो शाना बशाना साथ चल रहा है और यहाँ शरह खानदगी है। और मैं उनके अदाद शुमार में इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पर तालीम के मैदान को छोड़ के आज बच्चे मजदूरियां कर रहे हैं। 25 से 30% लोगों ने इन 3 सालों में तालीम छोड़ी है। बेशक, और उनके मसाइल इस तरह के हो गए हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। exactly, वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल शबीर साहब, आगे का क्या लाया अमल आप लोग अपनाने जा रहे हैं? क्या मुशावरत की जाएगी जो हुकूमत है उससे? आप आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स 96% पूरे मुल्क में जो है वो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, जिनको हमेशा यकसर फरामोश किया जाता है। उनका जब भी पॉलिसी बनी है उनको इग्नोर किया गया है। पैफ और पीमा स्कूल बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इदारे हैं। आपने 6 साल से उनका बजट में इजाफा नहीं किया। उनकी 550 रुपये लोवेस्ट फीस, वो उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स ले रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के साथ साथ बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं। आपने कभी उनका बजट नहीं बढ़ाया। खुदारा रियासत मदीना में आप दावेदार हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन असासा जो मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो इदारे जो मुल्क व कौम के लिए बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां सर्व की हुई हैं, और दूर दराज का वो गरीब का बच्चा जो फ्री में क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहा है, खुदारा हकाइक को सामने मद्देनजर रखें और इनको इतमाद में लें। अगर आप ये तालीमी तबाही जो पंजाब में हो चुकी है, खुदारा इसको आप रूट लेवल पे जाके एक्चुअल लोगों के पेरेंट्स के मसाइल देखें। बिल्कुल, ऐसे गरीब के बच्चे के प्राइस कई वालिदैन भी ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि तबाही का जो है निज़ाम तालीम है, ये दरअसल जो निज़ाम तालीम का म्यार है उसको गिरा रहे हैं। आप मुत्तफिक हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और तालीमी तबाही का अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस फौरी ना लिया तो ये नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। गरीब का बच्चा, आज देखें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। वो 2 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल स्कूलों में उस वक्त आएगा जब आप असासा को, काम करने वालों को, काम करने वाले इदारों को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जिसमें उन लोगों के मसाइल हकाइक को सामने रखते हुए उन लोगों को बिठाएंगे, उनको साथ बिठा के हकाइक को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे। तभी ये मुमकिन है कि आप रियासत मदीना में तालीम के जो तबाही हो चुकी है उस लेवल पे ले आए। तो हम ऐसे ही है। और खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि स्कूल भी खुल चुके हैं और बहुत से बच्चे हैं जिनको किताबें नहीं मिली। मेरे अपने घर के आधे बच्चे हैं जिनको अभी तक किताबें नहीं मिली जो उनके स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर किताबें नहीं मिलेंगी, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे? तो ये तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल नहीं बनती जा रही? ये मुमकिन नहीं है। अगर आप एक रास्ता रोकेंगे तो एक आदमी तो इसको पूरा नहीं कर सकता, ये पूरी टीम के साथ काम होता है। और अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी इन लोगों में शऊर होता तो ये आवाम के सामने सिलेबस रखते और कहते जो मेयारी और अच्छा है। एनओसी का क्या मतलब है? अपने मुल्क में छापने के लिए, कलम चलाने के लिए आपको इजाजत की जरूरत है। ये बड़ी एक अजीब बात है कि ये कह रहे कि जी एनओसी लें, उसमें अगर आपको इतराज है आप उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करें कि जी इसमें लगा दे। किसी कानून के तहत आप एनओसी नहीं दे सकते। आप एक नोटिस जारी करें कि मेरे मुल्क के खिलाफ, इसकी बका के खिलाफ, इसकी सकाफत के खिलाफ, मजहब के खिलाफ कोई बात ना हो, इसका गारंटी दे पब्लिशर, अपनी किताब में शाया करे। और हर आदमी को हक हासिल है, जिसका मेयार और जिसका क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी कीमत कम हो, उनको हक है कि वो स्कूलों में लगवाए और बेचे। खालिद परवेज साहब, हमारे साथ बात जो है कि जो काम करने वाले जब काम करते, बस एक सेकंड में कि काम करने वाला जो बंदा अपने हक की बात करे उसको शर्पसंद अलकाब से नवाजा जाता है, और जो जिसके सामने कोई लॉजिक ना रहे वो उसको माफिया का अल्फाज से पुकारा जाता है। और ये इस तरीके से जो है वो लोगों का भला नहीं होता। ठीक है जी। खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और शबीर अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आप दोनों सर का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और अपने अपने मसाइल के बारे में आप लोगों ने हमें आगाह किया है।
इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब उन कौमी हीरो की जो मुश्किलात के बावजूद मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बासलाहियत पाकिस्तानी हीरो से करवाने जा रहे हैं जो अपनी पैदाइश के 15 दिन बाद पोलियो का शिकार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़ रहे हैं जिस पर पूरी कौम को नाज है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करके ये नई तारीख रकम कर दी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हैदर अली हैं जो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स डिस्कस थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और हैदर अली ने इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए 2 पैरालंपिक्स मेडल जीत रखे हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और किन किन चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा, उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम और आपको पहले तो कांग्रेचुलेशन और वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी मुनीबा, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर, सबसे पहले तो मुझे बताइए अगर मुकाबलों के बारे में और ये जो रिसेंटली मुकाबला हुआ है उसके बारे में अगर बात करें तो कैसी फीलिंग थी, कैसा महसूस कर रहे थे? मुकाबले से पहले पुरजोश थे या फिर थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे थे कि मैं जीतूंगा या नहीं जीत पाऊंगा? जी कंपटीशन से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा यानी कि जो एक कंपटीशन फीलिंग होती है उसमें था कि क्योंकि एक तो मसला ये हो गया था कि बारिश कंपटीशन के दौरान आ गई थी, दूसरा कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था, यानी कि जो मेरे कंपटीटर्स थे वो बहुत अच्छे ममालिक के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी। तो कंपटीशन सख्त था लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब नर्वसनेस हो ही जाती है। तो मुझे हैदर बताइएगा, जब आपने आखिरी अपनी थ्रो जब फेंकी और जब आपको पता चल गया कि अब आप जीत गए हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या ख्याल आ रहा था आपके जहन में? जी जब मैंने 5वीं थ्रो जो मेरी बेस्ट थ्रो थी उससे पहले 2 फॉल मैंने किए हुए थे, अगर खुदा न खास्ता मैं तीसरा भी फॉल लगातार करता तो मैंने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखते हुए जब तीसरा थ्रो फेंका तो उसमें मैंने क्वालिफाई किया और जब अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया तो फिर मैंने 5वां तो जो थ्रो है वो मेरा बेस्ट थ्रो था और जैसे ही स्क्रीन पे शो हुआ मेरा थ्रो और रैंकिंग नंबर 1, जैसे साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सिला दिया मेरी मेहनत का और मैं यानी कि टॉप रैंकिंग 1 पे अभी आ गया हूँ। क्योंकि उसके बाद एक थ्रो और था, जब वो लास्ट थ्रो होना था तो उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट था वो अनाउंस होना था और रिजल्ट अनाउंस हुआ और आपने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया था। मुझे बताइएगा इस शौक के बारे में, इस खेल के बारे में कि कब से आपको इस खेल का शौक था, और दूसरा डिस्कस थ्रो ये जो गेम है इसको कितने साल हो गए आपको करते हुए? जी मैं जब शुरू से मैंने बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था लेकिन एथलेटिक्स के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जैसे ही मैंने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा फिर पंजाब कॉलेज पढ़ा, तब मुझे ये एथलेटिक्स के बारे में पता चला और मैंने शुरू में लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया। तो रियो 2016 तक मैं लॉन्ग जंप करता रहा हूँ। लॉन्ग जंप में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीजिंग पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल था और उसके बाद रियो पैरालंपिक्स में भी मैं ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियो में मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लंदन से करवाया, चाइना से, पाकिस्तान से, लेकिन मुझे 100% रिकवरी ना हुई। तो इसलिए फिर मैंने मजबूर होकर मैंने फिर अपना इवेंट चेंज किया, जो फिर मैंने डिस्कस थ्रो शुरू किया और तकरीबन 5 साल मैंने लगातार डिस्कस थ्रो पे मेहनत की। क्योंकि 4 साल बाद पैरालंपिक्स होती है लेकिन कोविड की वजह से 2020 में होनी थी, 21 में हुई, मुझे 1 साल और मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात एक करके मेहनत की ताकि जो आने वाला कंपटीशन है उसमें मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। ठीक है। दूसरा हैदर मुझे बताइएगा, जब आपको पता चला कि डिस्कस थ्रो या पैरालंपिक्स में आपकी सिलेक्शन हो गई है जापान में, तो फिर उसके बाद कितनी आपने डिस्कस थ्रो के लिए जो ट्रेनिंग थी वो कितनी देर करते थे आप? जी 2019 में दुबई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, साथ ही वो क्वालिफाई राउंड था। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं सिल्वर मेडल हुआ था और साथ ही मैंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। तो तब जब क्वालिफाई हो गया था तब मुझे 100% श्योर हो गया था कि मैंने जाना है उधर। तो मैंने तब पहले मैं ट्रेनिंग करता था लेकिन तब से फिर मैंने 2 साल से सही यानी कि अपने आप को मेंटेन कर लिया ट्रेनिंग के लिए, एक दिन भी मिस नहीं किया।
जहाँ से जैसे भी मुझे कोई ट्रेनिंग के टिप्स मिलते कोच से या अगर सोशल मीडिया से, उसको मैं वैसे ही अचीव करता और उसी तरह मैं अपने आप को करने की कोशिश करता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात करके वो यानी इन सालों में मैंने ट्रेनिंग की इस कंपटीशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और हैदर, किसी भी चीज़ के लिए किसी उस्ताद का होना या किसी कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, तो इस खेल में आपके उस्ताद या आपके कोच कौन थे? जी, जो नेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो कोच हैं अकबर अली मुगल साहब हैं, वो मेरे कोच हैं। और इसके अलावा जो जब मैं गुजरांवाला में होता हूँ तो एक शमशेद भाई हैं आर्मी से, वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं इधर लोकल एरिया पे। और जब पीएसबी में कैंप लगता है या इंटरनेशनल लेवल पे लगता है तो फिर अकबर अली मुगल साहब हैं जो मुझे देते हैं ट्रेनिंग। और इसके अलावा जब हमारा वापडा का कैंप लगता है तो उधर हैदर शाह साहब हैं और सलीम साहब हैं, तो इनके ज़ेरे निगरानी में ट्रेनिंग कर। और अगर हैदर, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें पाकिस्तान में, तो हमें बताइएगा कि एथलेटिक्स मुकाबलों की तैयारी के लिए कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर उसका मुवाजना किया जाए बाकी दुनिया के ममालिक से, तो हम लोग या पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको? जी, अगर हम बाकी दुनिया से मुकाबला करें तो हम तो बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। क्योंकि एथलीट को प्रॉपर एक कोच प्लस फिजियोथेरापिस्ट प्लस न्यूट्रिशन, ये 3 बंदों का होना है एक एथलीट के लिए मस्ट ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो है कोच। इसके अलावा बहुत कम प्लेयरों को पता है हमने ट्रेनिंग में खाना क्या है, ट्रेनिंग के आफ्टर क्या खाना है या ट्रेनिंग के बिफोर क्या खाना है, विटामिन कैसे लेने हैं कैसे नहीं लेने हैं। उसके बाद अगर इंजरी हो जाती है तो उसके बारे में भी इतना इधर मालूम नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ ये 3 चीज़ें होने चाहिए हर प्लेयर के पास होनी चाहिए कि उसको अगर इंजरी हो, अगर वीकनेस हो, तो उनके पास ये न्यूट्रिशन और फिजियो, ये दोनों की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप ट्रेनिंग वेन्यू देखें तो ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक के अलावा जिम होता है, वो मतलब ये सहूलियात होती हैं। ये भी समझ लें इधर एक पंजाब में सिर्फ एक लाहौर में है, उसके बाद इस्लामाबाद में है, यानी कि मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, वहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यानी हमें फील होता है कि जैसे एक लोकल एरिया से अगर कैंप में बंदा इधर शहर आकर ट्रेनिंग करनी है, लाहौर में आके करनी है, अगर हमारे होम टाउन में हो तो हम इससे और ज़्यादा आउट सीज़न में मेहनत करके अपने आप को ज़्यादा हम हार्ड वर्क करके ऊपर ले जा सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में हम 3-4 मेडलिस्ट हैं, तो चाहिए हुकूमत को कि हमारे लिए भी गुजरांवाला में कोई ट्रैक या कोई ऐसा ग्राउंड दे जहाँ पर हम गुजरांवाला में रह कर उधर ट्रेनिंग करें। दूसरा, अगर हैदर, अगर बात की जाए डाइट के हवाले से, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल डाइट खाते हैं आप? जी, एक तो मतलब वही मैंने बात की पहले भी कि स्पोर्ट्स के लिए और एथलीट के लिए डाइट सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा कोई मतलब ऑफिशियल तो इतना डाइट मतलब नहीं है जो हुकूमत की तरफ से हो जिससे मैं मशवरा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से काफ़ी चीज़ें नोट की हुई हैं जो मैंने कि मतलब ट्रेनिंग से पहले क्या लेना है, ट्रेनिंग के बाद कौन से विटामिन लेने हैं, जूसेस कौन से पीने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन चीज़ों को फॉलो करके मैं अपनी जब ट्रेनिंग करता हूँ उसके बाद फिर अपनी खुराक का अच्छे से ध्यान रखता हूँ और उससे पहले जो मैंने खाना है उसका ध्यान रखता हूँ। क्योंकि अगर ट्रेनिंग में आप डाइट अच्छी नहीं करेंगे तो आप फिर वीक हो जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए मस्ट डाइट प्लान होना चाहिए, इससे इंसान को इम्प्रूवमेंट मिलती है, इससे इंसान की जो जिस फील्ड में भी है उसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हासिल होता है। सुबह मैं सबसे उठकर तो मैं नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ और साथ अंडा और ब्रेड लेता हूँ, उसके बाद फिर साथ दूध होता है, तो फिर मैं ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ। और ट्रेनिंग से आने के बाद फिर मैं जूसेस, सबसे पहले तो जूसेस लेता हूँ, जूसेस के बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। लंच में कभी बीफ हो जाता है, कभी मटन हो जाता है, इस तरह, या बिरयानी चिकन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। और जब तकरीबन 5 बजते हैं फिर ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ। उसके बाद फिर वो एक सैलड मैं बनाता हूँ जिसमें सब फ्रूट मिक्स हो जाते हैं, जितने भी हमारे मतलब 4-5 फ्रूट मिक्स करके ऊपर थोड़ा सा योगर्ट डाल के या शहद डाल के कभी कभार ये खा लेता हूँ। तो फिर डिनर में भी ऐसे ही कभी सब्ज़ी हो जाती है, कभी चिकन हो जाता है, कभी मटन, यानी गोश्त जो है रोज़ाना वो दोपहर को और शाम को ज़रूर लेता हूँ, चाहे थोड़ा हो, 1 पीस हो 2 पीस हो। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो भी सारे दिन की जो एनर्जी वेस्ट हुई है उससे रिकवर हो जाए। ये तो हैदर हमने बात कर ली है डाइट के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें आप खाते हैं। हमें बताइएगा दिन में कितनी वर्जिश करते हैं या कितनी ट्रेनिंग करते हैं? मैं 2 सेशन करता हूँ। एक तो सुबह, मेरा सुबह का जो सेशन होता है वो 1 घंटा होता है,
तो जो शाम का सेशन होता है वो मेरा 3 घंटे का होता है, क्योंकि सुबह को सिर्फ वार्म अप करना होता है, साथ ड्रिलें वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह। जो शाम का होता है उसमें अगर जिम का है तो जिम में सारी एक्सरसाइजें करनी होती हैं, और उसके बाद अगर टेक्निक है तो फिर थ्रोइंग वगैरह करनी होती है, उसमें तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। और दूसरा हैदर, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए खेलों के हवाले से या एथलेटिक्स के हवाले से बहुत टैलेंट पाया जाता है, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है पाकिस्तान की, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह है कि वो टैलेंट जो है आगे ही नहीं आ पाता? जी यही है कि जैसे मतलब माशाल्लाह बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने जो चीज़ नोट किया है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होते हैं। अगर पंजाब के लेवल पे देखें तो एक पंजाब गेम्स होती हैं या नेशनल गेम्स होती हैं या वापडा तो इंटर यूनिट होती है, यानी कंपटीशन होते हैं साल बाद 2 साल बाद। इससे जो प्लेयर अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे मैंने बाहर देखा है कि वो जो क्लब्स होते हैं वो क्लब्स का आपस में कंपटीशन होता है, नहीं तो फिर एक दूसरे ममालिक में जाकर वो कंपटीशन करते हैं लोकल लेवल पे। हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान में ज़्यादा कंपटीशन करवाएं, ताकि प्लेयरों को जितना ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा उतने ज़्यादा वो मैच्योर हो जाएंगे। सो ये चीज़ स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे में यहाँ पर ये है कि जब तक इंसान को स्पोर्ट्स का पता चलता है ना तो हमारी एज ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने बाहर देखा है कि वो स्कूल लेवल से स्पोर्ट शुरू करते हैं, ताकि वो 25 एज तक आने तक वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता होता है। लेकिन हमारे इधर 25 के बाद पता चलता है स्पोर्ट्स का। तो हुकूमत को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है वो स्कूल लेवल से बच्चों को शुरू करवाएं, वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ दें, ताकि स्कूल में आपस में कंपटीशन हो तो फिर वो बच्चे आगे ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने हमें सारा अपनी जर्नी के बारे में बता दिया है। हैदर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे जाके क्या करना चाहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो नेक्स्ट ईयर पैरा एशियन गेम्स है जो हंगजू में है। एक तो ये है कि मैं इंशाल्लाह उधर गोल्ड मेडल जीतूंगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान झंडा पूरा एशिया में बुलंद करूंगा। दूसरा जो नेक्स्ट पेरिस में पैरा ओलंपिक्स आ रही है, तो मेरा एक तो मैंने अपने टाइटल का दिफा करना है, और दूसरा इंशाल्लाह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है। मुझे उम्मीद है, उसके लिए मैंने तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने 55 की है अभी, जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 59 का है। मैं बिल्कुल उसके पास हूँ। तो मैंने ये 3 साल जो मुझे मिलने हैं, इंशाल्लाह मैंने पूरा हार्ड वर्क करके इंशाल्लाह वो टारगेट अचीव करना है, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से। बिल्कुल ऐसे ही हमारी और पूरी कौम की दुआएं हैदर आपके साथ हैं। और दूसरा, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त आपको देख भी रहे होंगे, तो यूथ के लिए क्या आप एक पैगाम मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक तो हुकूमत से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ये मेडल जीता है, ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। तो जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने, राय तैमूर भट्टी साहब ने माशाल्लाह मेरे लिए कैश प्राइज़ का ऐलान किया है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा जो महकमा है पाकिस्तान वापडा, वो भी मेरे लिए अच्छा प्राइज़ का ऐलान करे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड IPC मिनिस्टर है जो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कुछ करे। और दूसरा, जो यंग एथलीट है और जो स्पोर्ट्स मैन है किसी भी फील्ड में है, तो उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, क्योंकि मैंने 16 साल लगाए हैं इस मेडल के लिए। मैं 2006 से मैंने शुरू किया और अभी 2021 आ गया, तकरीबन 15 साल बनते हैं इस मेडल के लिए। जब से मैंने पैरा ओलंपिक शुरू की थी, मेरा एक ही ख्वाब था कि मैंने पैरा ओलंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल लेना है। तो 15 साल बाद मेरा ये ख्वाब पूरा है। तो प्लीज़ आप भी हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मेरी जो मेहनत का सिला मुझे इस गोल्ड मेडल की शक्ल में बिल्कुल ऐसे ही है, जो बंदा मेहनत करता है उसको अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हाल ही में उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है डिस्कस थ्रो में, और वो अपने जर्नी के बारे में हमारे साथ बात कर रहे थे। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं जनाब, ये तो खेलों के हवाले से बात हो ही गई है, फिटनेस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। तो सिलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आज बताएंगी ओब्लिक्स वर्कआउट के हवाले से। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उनके आज कौन कौन से टिप्स वो हमें देने जा रही हैं। जी सिलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं ओब्लिक्स वर्कआउट पे, यानी कि ये भी हमारा एक फेवरेट टॉपिक है और हमारा अवामी मसला है। अक्सर लोग कहते हैं कि लव हैंडल्स या मफिन टॉप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, या ओब्लिक्स जिन लोगों के ठीक भी हैं तो वो कहते हैं मुझे उसको मज़ीद शेप अप करना है, उसको टोनिंग की तरफ लेकर जाना है, तो वो किस तरह से हो। लेकिन फिर वही बात, आसान एक्सरसाइजेज हो, इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो कि दिमाग में एक ट्रिगर लग जाए कि एक्सरसाइज बहुत मुश्किल काम है। सो ये मुश्किल तो नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव सजेशन देंगे कि आई फील हेल्दियर एवरी डे। बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सरसाइज कर करके तो मैं तो इतना थक गया हूँ, इतना लेथार्जिक फील करता हूँ।
आपको हेल्दी फील करना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद, अगर तो आप उसको राइट वे में कर रहे हैं, यानी कि आपकी एक्सरसाइज और डाइट दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। 70% आपकी डाइट या 60 to 70% आपकी डाइट और आपका बाकी होता है वर्कआउट। और आप पानी कितना पी रहे हैं, आपकी स्लीप साइकिल क्या है, उस हिसाब से अगर खाने में आपके नमक ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, या फ्राइड फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, जिसे हम अक्सर जैक नाइफ भी कहते हैं, हम लेट कर भी उस चीज़ को कर रहे होते हैं। अगर हम साइड रेज कर लें तो तब भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने यहाँ पर अपने हाथ रखे और कोशिश किया कि इसको टच करना है, यानी कि आप अपनी एल्बो की तरफ इसको लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप इसको टच कर सकते हैं। इस तरह ही आप दूसरी लेग पर स्विच कर जाएंगे। 10 से 12 रेपिटेशन की या 30 सेकंड तक आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा, यानी रेपिटेशन भी कर रहे हैं और अगर आप दोहरा भी रहे हैं 30 सेकंड तक, तो तब भी आप इसको 2 से 3 दफ़ा आपको इसको रिपीट करना होगा। इसके अलावा अगर आप साइड स्ट्रेच करते हैं तो साइड स्ट्रेच में भी इनहेल करते हुए आप एक साइड पर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल करते हुए एक साइड पर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे। अब अगर हमारी फ्लोर की एक्सरसाइजेज हो तो वो क्या होंगी। फ्लोर पर आप आ जाएंगे। फ्लोर पर आने के बाद आपको अपनी जो नीज है उसको बिल्कुल फ्लोर के साथ नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा इसको रेज करना है और रेज करने के बाद आपने क्रॉस पंचेस करने हैं, यानी इस तरह से। वो आप स्पीड में करेंगे, जितनी भी स्पीड में आप इसको कर सकते हैं। जिस तरह हमारा रशियन क्रंच या रशियन ट्विस्ट होता है, ये बिल्कुल उस तरह से है। आपने इसको पंचेस किए इस तरीके से और आप देखेंगे कि जो एरिया आप टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट हो रहा है। इसमें की पॉइंट यह है कि आपकी नीज बिल्कुल यहाँ लॉक ना हो, आप इस तरह से खुद को एंगेज रखेंगे। इसके अलावा वो लोग जो रशियन ट्विस्ट को पसंद करते हैं वो लो इम्पैक्ट रहते हुए इस तरीके से आसान यानी बिगिनर लेवल आपने अपने पाँव जो है या जो आपकी लेग्स हैं वो फ्लोर पर ही रहेंगी और या तो आप इसी तरीके पंच करेंगे या आप अपने वेट को शिफ्ट करेंगे साइड टू साइड। इसके साथ ही क्रॉस बॉडी स्वाइप होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन इट रियली वर्क्स। इस वजह से ये एक्सरसाइज मैं रेकमेंड करूंगी कि 30 सेकंड तक या 10 से 12 रेपिटेशन आप इसकी कर सकते हैं। वैसे भी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं उसको आपने इसी तरह से करना है। क्रॉस बॉडी स्वाइप मीन्स कि जैसे आप आपने स्टैंस लिया, सामने, इनवर्ड्स, आउट एंड वापस, सामने, इनवर्ड्स, वापस, आउट। इस तरीके से आप क्रॉस बॉडी स्वाइप कर सकते हैं। क्रॉस बॉडी स्वाइप आपकी बॉडी को टोनिंग भी देगा, आपकी बॉडी में बैलेंस भी लेकर आएगा और आपकी कोर में स्ट्रेंथनिंग भी रहेगी। और बहुत सारे लोग जिनको पोस्चर का इशू होता है, अगर वो एक्सटेंडेड प्लैंक में भी कुछ देर के लिए रहते हैं तो पोस्चर का इशू भी सॉल्व होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको इसमें शोल्डर्स वगैरह तभी आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस बिल्कुल बना हुआ हो, आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा आप आते हैं फ्लोर पर। बिल्कुल फ्लोर पर आने के बाद आपने क्रॉस में नी टक्स करने हैं, यानी आपने कंफर्टेबल पोजीशन देखी, कंफर्टेबल पोजीशन के बाद क्रॉस में आप अपनी लेग्स को ले गए, यानी वी शेप में। इस तरीके से आपने क्रॉस में इसको लेकर जाना है अगर आप अपने ऑब्लिक्स को टारगेट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप बेली फैट के लिए भी कर रहे हैं तो फ्रंट नी टक्स, फ्रंट, उसके बाद रिलैक्स। अब आप आ जाएं साइड प्लैंक पे। साइड प्लैंक में जाते ही आपने क्या करना है, साइड प्लैंक में आते आपने अपनी पोजीशन ली, आप अपनी नी पर रह सकते हैं। वो लोग जो बिगिनर्स हैं अपनी आसानी के लिए आप यहाँ तक रहे और उसके बाद अपने हाथ को यहाँ आपने टच किया और यानी एल्बो और नी, एल्बो एंड नी। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ कोशिश करें आप इसको रेज करें वापस और अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। या अगर आपको ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है आप सिर्फ और सिर्फ इसमें होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप इसमें पल्स ऐड कर सकते हैं या डिप्स इसको हम कहते हैं। पल्सेस आपने ऐड की और रिलैक्स, वापस अपनी पोजीशन में आ गए। अब अगर आप बिल्कुल फ्लोर पर आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर पर आने के बाद आपने यहाँ अपने हाथ रखे और अपनी नीचे वाली लेग को या तो फोल्ड कर लें और ऊपर वाली जो आपकी लेग होगी वो रेज होगी, यानी इसके साथ। बिल्कुल अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप बिल्कुल यहाँ आएंगे और इसको
इस तरह से दोहराएंगे, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल होंगे। सबसे पहले आप अपना कंफर्ट लेवल देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद क्या होगा, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर भी आए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक्स की, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ऐसी ही करेंगे कि जो आपके ब्रीदिंग पैटर्न को भी ठीक रखे और ऑब्लिक्स को भी टोन करती चली जाए। वो कैसे होगा, आपने इनहेल किया, यहां से आप अपने हाथ से क्रॉल करते हुए यहां कुछ देर होल्ड एंड एक्सहेल। अपनी आंखें आप चाहें तो बंद रख सकते हैं। इनहेल किया, एंड एक्सहेल। इसी तरह आप इनहेल और एक्सहेल करते हुए बहुत ज़्यादा गौर करेंगे अपनी ब्रीदिंग पैटर्न की तरफ और ऑब्लिक्स का वर्कआउट करेंगे। लेकिन याद रहे इससे पहले भी आप वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर आप कूल डाउन की तरफ आ जाएंगे। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने सिर्फ अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर गौर किया। ब्लू और ग्रीन कलर, किसी भी कलर पर जो पॉजिटिव आपको लगता है, वैसे देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट आपने गौर किया। और गहरे सांस लेने, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सो ये था आपका ऑब्लिक्स वर्कआउट। आई होप कि आपको ये फिटनेस गाइड भी पसंद आई होगी। साइड फैट, लव हैंडल, मफिन टॉप, जो भी आप इसको कह लें, उससे आपकी जान छूटेगी, जो आपकी शिकायत है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस हवाले से हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, जागो लाहौर को इसका इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी और इस फिटनेस गाइड के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है जी, सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफे बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इजाज़त देनी है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।